नमस्कार, शाम के 6:30 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है 2019 की 19 कहानियों का। 19 की 19 कहानियां यानी एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें न सिर्फ आप आज की हर बड़ी खबर देखेंगे बल्कि हर बड़ी खबर की पूरी कहानी भी जान सकेंगे। शुरुआत कर रहे हैं हमारी पहली खबर के साथ, जो कि कर्नाटक से। कर्नाटक के करवाड़ में समुद्र में बड़ा हादसा हुआ है। यहां नाव पलटने से 16 लोगों की मौत हो गई है। 6 लोगों की तलाश अभी जारी है। जिस वक्त नाव डूबी वहां आसपास की नाव से लोगों को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन दुख की बात यह अभी तक 16 शव निकाले जा चुके हैं। 22 लोग नाव में सवार थे ये कहा जा रहा है और इसीलिए बाकी 6 उनकी तलाश जारी है। तो कर्नाटक के करवाड़ से ये बुरी खबर, जहां पर नाव में सवार 22 लोग दुर्घटना का शिकार हुए। 16 लोगों के शव मिल चुके हैं। 6 लोगों की तलाश अभी जारी है। आसपास जो दूसरी नाव थी, जो दूसरे बोट्स थे, उनकी मदद से लोगों को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन दुख की बात ये 16 लोगों को तो कम से कम नहीं बचाया जा सका है और बाकी 6 उनकी तलाश अभी जारी है। आगे बढ़ते हैं इस सवाल के साथ कि हिंदुस्तान में हिंदू आस्था का अपमान आखिर कब तक और इसे कैसे बर्दाश्त किया जाएगा। चेन्नई के लोयोला कॉलेज में पेंटिंग प्रदर्शनी के जरिए हिंदू आस्था का अपमान हुआ है। क्या है पूरी खबर, देखिए। चेन्नई के लोयोला कॉलेज की ये पेंटिंग प्रदर्शनी हिंदू आस्था का अपमान करने वाली प्रदर्शनी है, जहां भारत माता के अपमान की भी पेंटिंग बनाई गई। लेकिन इसे हम नहीं दिखा सकते क्योंकि इससे देश में माहौल बिगड़ सकता है। पेंटिंग के जरिए बीजेपी को भी निशाना बनाया गया, हिंदू आस्था का मजाक उड़ाया गया। अब सवाल यह है कि हिंदुओं का मजाक उड़ाने की इजाजत लोयोला कॉलेज प्रबंधन ने कैसे दे दी। All pictures placed on the exhibition is against the sovereignty of the India, against the 130 crore people's president, Prime Minister of India, Narendra Modi ji, and all the sentiments of Hindus and particularly Hindu gods. So it is a highly condemnable. दरअसल 19 और 20 जनवरी को चेन्नई के लोयोला कॉलेज में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में पेंटिंग्स प्रदर्शनी लगाई गई थी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि पेंटिंग प्रदर्शनी से जानबूझकर हिंदुओं का अपमान किया गया। विवाद बढ़ता देख लोयोला कॉलेज ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर माफी मांगी। कॉलेज प्रबंधन ने विवादित पेंटिंग्स हटाने की पुष्टि करते हुए कहा, लोयोला कॉलेज ऐसी किसी भी बात का समर्थन नहीं करता जो समाज में अशांति फैलाए। तमिलनाडु में बहुत राजनीतिक दल है और क्यों ये सब इन पेंटिंग्स को और हिंदू धर्म को अपमान करने के इन पेंटिंग्स को निंदा नहीं कर रहे हैं। और बात ये भी है कि बीजेपी के यूथ विंग ने कहा है कि 2 दिन के बाद जनवरी 23 को वो इस पेंटिंग्स के खिलाफ और लोयोला कॉलेज के खिलाफ प्रोटेस्ट भी करेंगे। वोट के लिए राहुल गांधी जनेऊ दिखा सकते हैं, खुद को गर्व के साथ ब्राह्मण बता सकते हैं, लेकिन जब बात हिंदुओं के अपमान की हो तो वो चुप्पी साध लेते हैं। सिर्फ यही नहीं, महागठबंधन के वो नेता जो 2 दिन पहले ममता के मंच से मोदी के खिलाफ नारे लगा रहे थे, उनके लिए भी चेन्नई के लोयोला कॉलेज में हिंदुओं का अपमान कोई मुद्दा ही नहीं है। देश में भूख है, बेकारी है, बेरोजगारी है। आप एक पेंटिंग जो है उसमें डिस्टार्शन उसको खबर ले घूम रहा है। इस पे हमें कुछ कहना नहीं। ये अफसोस है कि इतनी समस्याओं को छोड़ करके ऐसी चीज़ें हैं कि खबर लेने या खबर फैलाने का काम जो चला हुआ है वो यानी शर्मनाक है। कॉलेज कैंपस से देश विरोधी साजिश का ये पहला मामला नहीं है और ये भी देखा गया है कि इन साजिशों में कई राजनीतिक दलों का सहयोग रहा है। कैथलिक ईसाई समुदाय का प्रबंधन वाले लोयोला कॉलेज में मोदी, संघ और हिंदू आस्था के खिलाफ पेंटिंग हुई, ये तो आपने देखा। आपने ये भी देखा होगा कि 15 अक्टूबर 2018 को किस तरह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिजबुल आतंकी मन्नान वानी का नमाज जनाजा पढ़ने की कोशिश की गई। 24 सितंबर 2017 को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक असिस्टेंट प्रोफेसर ने फेसबुक पर देवी दुर्गा का अपमान किया। जेएनयू में 9 फरवरी 2016 को देश विरोधी नारेबाजी हुई। आतंकी अफजल गुरु की बरसी मनाई गई।
पश्चिम बंगाल के मालदा में अमित शाह की हेलीकॉप्टर लैंडिंग पर बीजेपी टीएमसी में छिड़ी जंग का नतीजा आ चुका है। कौन जीता और कौन हारा, डिटेल्स हमारी इस कहानी में। पश्चिम बंगाल में अमित शाह और ममता बनर्जी के बीच शहमात का खेल जारी है। मालदा में रैली के लिए शाह के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की अनुमति न देकर पहले ममता ने बाजी मारी थी, तो अब अमित शाह ने ममता को उन्हीं के गढ़ में उन्हीं के दांव से मात दे दी। सरकारी पद का दुरुपयोग करके किसी प्रकार से बीजेपी की रैली को रोका जाए। ये वही ममता जी की सरकार है जिन्हें पंचायत के चुनाव में लोगों को नामांकन नहीं करने दिया, हमले करवाए, बोगस वोट दिलवाए। अमित शाह की रैली पश्चिम बंगाल के मालदा में 22 जनवरी को होगी। पहले मालदा प्रशासन ने एयरपोर्ट पर मरम्मत का हवाला देकर शाह के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की इजाजत नहीं दी थी। बीजेपी की शिकायत के बाद अब मालदा प्रशासन ने होटल गोल्डन पार्क के पास भाजपा को हेलीकॉप्टर लैंडिंग की अनुमति दी। टीएमसी के लोगों को डर लगता है, ममता जी को डर लगता है। जितना रोकेंगी उतनी ताकत से जनता हमारे साथ आएगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को उतरने की इजाजत नहीं, और हर बुधवार को राज्य सरकार का हेलीकॉप्टर उतर सकता है, और वो मालदा एयरपोर्ट पे। हम लोग कई बार उस पर लैंड किए हैं हेलीकॉप्टर से, लेकिन किस तरह का प्रशासन चल रहा है, बंगाल देख रहा है और ये देश देख रहा है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से बीजेपी का विस्तार हो रहा है, उसे देखते हुए बीजेपी के हर कदम से ममता बनर्जी का सावधान रहना लाजमी है। बीजेपी के मुताबिक ममता बनर्जी को इस बात का डर है कि अगर मोदी शाह की जोड़ी पश्चिम बंगाल में ज्यादा से ज्यादा रैलियां कर गई तो फिर नुकसान तय है। बंगाल सरकार अपना पूरा कोशिश लगा ले, अपना पूरा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को लगा ले, लेकिन बीजेपी को वो पश्चिमी बंगाल में सरकार में आने से किसी भी हाल में रोक नहीं पाएगी। और कल अमित जी का सभा मालदा में बहुत बढ़िया से सक्सेसफुली होगी। बंगाल में गणतंत्र नहीं है, इसीलिए तो गणतंत्र बचाओ के लिए ये सभा हो रहा है। स्टेट गवर्नमेंट तो कोई कोऑपरेशन करता नहीं है, ये बंगाल छोड़ के कोई राज्य में होता नहीं। ममता के मोदी विरोध या बीजेपी की खिलाफत के पीछे की पूरी कहानी ये है कि दीदी जानती हैं कि पश्चिम बंगाल में अगर किसी एक पार्टी से उन्हें सबसे ज्यादा खतरा है तो वो बीजेपी है। 2019 की लड़ाई कम से कम पश्चिम बंगाल में तो मोदी बनाम ममता की ही रहने वाली है। बीजेपी 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही पश्चिम बंगाल में पैर जमाने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत कर रही है। अगर 2019 में बीजेपी पश्चिम बंगाल में माहौल अपने पक्ष में करने में कामयाब हो गई तो ममता बनर्जी के लिए आने वाले समय में सीएम की कुर्सी बचाना मुश्किल है। और अब बात कर लेते हैं प्रयागराज में संतों से मोदी सरकार को राम मंदिर पर मिले अल्टीमेटम की। हम लोग कुंभ मेले के बाद सब लोग निर्णय किए हैं, सारे साधु महात्मा नागा लोग जाएंगे अयोध्या, वहीं पे राममय करेंगे, वहीं पे राम का नाम लेंगे, सारे अखाड़े वहीं संकीर्तन करेंगे, दाल रोटी खा करके भजन करेंगे। जब राम मंदिर का राम भगवान का आदेश होगा, राम मंदिर बन जाएगा। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का ये बयान बीजेपी सरकार की नींद उड़ाने वाला है। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि कुंभ मेले के बाद साधु संत अयोध्या जाएंगे और राम मंदिर पर हो रही राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देंगे। सब जानते हैं राजनीति हो रही है, कोई तो ये तो 5 साल का बच्चा जानता राजनीति हो रही है, चाहे भाजपा कर रही हो या कोई अन्य व्यक्ति कर रहा हो। भाजपा समर्थन में आएगी, 4 लोग विरोध में आएंगे, ये तो चल ही रहा है। लेकिन अब वो नाटक बंद करें लोग, नौटंकी बहुत हो गई। साधु संत राम मंदिर पर और इंतजार करने को तैयार नहीं है। विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस जैसे हिंदू संगठन मोदी सरकार से अध्यादेश लाकर राम मंदिर बनाने की अपील कर चुके हैं। प्रयागराज में जनवरी के आखिर में होने वाली धर्म संसद में भी राम मंदिर का मुद्दा जोर शोर से उठ सकता है। अब खबर आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से जुड़ी हुई, जिन्होंने की है राज्यपाल से मुलाकात। और मुलाकात इस मसले पर हुई है कि 26 जनवरी को लेकर सरकारी अधिकारियों को जो सर्कुलर जारी किया गया है उस पर महबूबा मुफ्ती को एतराज है। जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों की गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में मौजूदगी अनिवार्य करने के आदेश पर विवाद के बाद राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि इसमें कुछ नया नहीं है। सत्यपाल मलिक ने कहा कि इसमें राष्ट्रीयता थोपने जैसी बात नहीं है। कहीं कोई नेशनलिज्म थोपने की बात नहीं है।
अब सरकारी दफ्तर में तुम तनख्वाह पाते हो तो दफ्तर में काम करना तो तुम्हारी ड्यूटी है कि नहीं है? इसमें नेशनलिज्म कहाँ से आ गया? ये पार्टियां चूंकि इस वक्त डिफंक्ट हो चुकी हैं, बेस लूज कर रही हैं, इसलिए ऐसी फ्लिमजी चीज़ों को पकड़ के उसमें कम्युनलिज्म और नेशनलिज्म, एंटी नेशनलिज्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मेहरबानी करके ये ऐसा ना करें, अच्छी बात नहीं है। जम्मू कश्मीर सरकार के जिस आदेश पर विवाद हो रहा है उसकी पूरी कहानी अब समझ लीजिए। आदेश में सरकारी अफसरों को गणतंत्र दिवस के मौके पर जम्मू यूनिवर्सिटी और शेरे कश्मीर स्टेडियम में होने वाले समारोह में अनिवार्य रूप से मौजूद रहने को कहा गया। डिप्टी सेक्रेटरी चंद्र प्रकाश की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अगर कोई समारोह में शिरकत नहीं करता तो उसे ड्यूटी में कोताही और सरकार के आदेश की अवहेलना माना जाएगा। पीडीपी समेत कई पार्टियों ने इसका विरोध किया है। बीजेपी ने कहा है कि राष्ट्रीय त्योहार में हर किसी को शामिल होना पड़ेगा। उनको तो शामिल होना पड़ेगा, ये राष्ट्रीय त्योहार है, ये तो ईद और दिवाली जैसा है। अपने देश का त्योहार स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, इसमें तो सबको शामिल होना चाहिए। बहुत अच्छा आदेश हुआ है। पीडीपी को क्या हो गया, वो क्यों विरोध कर रही है? जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया है कि राज्यपाल सत्यपाल मलिक की नाक के ठीक नीचे जम्मू में गुज्जर और बकरवाल समुदाय को चुनिंदा तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। कुछ घरों को सिलेक्टिवली, दर्जनों घरों को जो है उनको नोटिस मिली गई कि आप ये खाली कर दो। हालांकि मैं जम्मू में थी, मैं गवर्नर साहब से मिली, मैंने उनको इस बारे में बात की और उन्होंने मुझे एश्योरेंस दिया। मगर बदकिस्मती ये है कि ऐसा नहीं हो रहा है। इन लोगों के साथ बहुत ज्यादती हो रही है जम्मू में इस वक्त, बिकॉज आप सब जानते हैं कि ये भेड़ बकरियां पालते हैं और बोवाइन स्मगलिंग के नाम पे भी इनको तंग किया जा रहा है। महबूबा ने यह भी आरोप लगाया कि जम्मू क्षेत्र में मुसलमानों को 1947 जैसी स्थिति की धमकी दी जा रही है, जब सांप्रदायिक दंगे हुए थे। विपक्ष का आरोप है कि महबूबा वोटों के लिए यह आरोप लगा रही है। उनको अभी तो देखिए, उनको अभी ये भी लगेगा कि जो वहाँ पे कश्मीरी नौजवान है वो भी टारगेट हो रहा है, गुज्जर टारगेट हो रहे हैं और जो लोग हैं वो भी टारगेट हो रहे हैं। जैसे आप देखिए, एक दो इश्यूज हुए हैं, वो दिल्ली वाले केसेस पे भी उन्होंने कहा कि भाई कि वो टारगेट ऐसा है कि जब वो कुर्सी से उतरती हैं उनको हर कोई नज़र आता है कि वो टारगेट हो रहा है। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि जब वो चीफ मिनिस्टर थी और तब भी ये इशू उठा था। महबूबा मुफ्ती आतंकियों के हमदर्द के तौर पर भी आजकल बयान दे रही हैं। दरअसल दक्षिण कश्मीर के जिन 4 जिलों में आतंकी सक्रिय रहे हैं वो पीडीपी का गढ़ रहा है। पुलवामा, शोपियां, कुलगाम और अनंतनाग से ही 1999 में पीडीपी पहली बार उभरी और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का तगड़ा विकल्प बनी। 2002 में जब चुनाव हुए तो पीडीपी को 16 सीटें मिली। पार्टी को इनमें से 10 सीटें अकेले दक्षिणी कश्मीर से मिली। पीडीपी और बीजेपी की साझा सरकार पीडीपी के लिए आत्मघाती साबित हुई। गठबंधन टूटने के बाद जनता को जवाब देना भारी ना पड़े, यही वजह है कि एमएलए रह चुके 6 नेता और एमएलसी रह चुके 2 नेता पीडीपी छोड़ चुके हैं। खबर ये भी है कि आतंकी अब लोगों को पीडीपी के खिलाफ वोट देने को कह रहे हैं। यानी जमीन खिसकती देख घबराई महबूबा के पास आतंकियों से सहानुभूति दिखाने के अलावा कोई चारा नहीं है। आपको ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी हो रही है, तो दिल्ली में आप जानते हैं बारिश, बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में उसका सीधा असर, ठंड बढ़ गई है। तो साथ ही जम्मू कश्मीर में आज सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के बाद घाटी में मौसम सर्द है। बर्फबारी की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जवाहर सुरंग के पास भारी बर्फबारी की वजह से जम्मू कश्मीर राजमार्ग बंद कर दिया गया है। अगले 2 दिनों तक मौसम विभाग ने ये भविष्यवाणी की है कि कश्मीर घाटी में बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, जिसके कारण जो प्रशासन है उन्होंने एडवाइजरी भी जारी की है, कंट्रोल रूम्स भी बनाए गए हैं। वहीं हिमस्खलन के भी भविष्यवाणी की गई है और उन जगहों पर लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। लेकिन निसंदेह ही अगले 2 दिनों तक कश्मीर घाटी में लोगों को जो है मौसम से राहत मिलती नहीं दिख रही है, क्योंकि कल और परसों भीषण बर्फबारी की भविष्यवाणी है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में ताजा बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी हो रहा है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हल्की बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आज और कल भारी बर्फबारी की चेतावनी भी जारी की है। 25 जनवरी की शाम से 26 जनवरी तक समूचे दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश की संभावना है।
जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। चराले शरीफ के जीन पांचाल में भारी बर्फबारी के बीच सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर के दौरान स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी भी की। आशंका जताई जा रही थी कि 26 जनवरी के मौके पर श्रीनगर में कहीं हमला हो सकता है और ये जगह जो है श्रीनगर के करीब है, इसलिए यहाँ पर मिलिटेंट्स को ट्रैप करना और उन्हें न्यूट्रलाइज करना निस्संदेह ही सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी सफलता है। लेकिन फिलहाल मुठभेड़ चल रही है और कोशिश की जा रही है कि जितने भी मिलिटेंट्स वहाँ छुपे हैं उन्हें जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। कैमरा पर्सन फैरोज अहमद के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, पटना, बडगाम। और ताज़ा अपडेट आपको ये दे दें कि कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर कल भी भारी बर्फबारी का अनुमान है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कल भी बारिश हो सकती है, तो आपको एहतियात बरतने की जरूरत है। और मौसम के बाद बात कर लेते हैं सियासी मौसम की। 2019 का चुनाव क्या स्थिरता बनाम अराजकता है? आज देश की राजनीति में सुबह से इसी सवाल पर बहस हो रही है। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर यही सवाल आज सुर्खियों में है। क्यों? देखिए इसकी पूरी कहानी। एक तरफ मोदी और दूसरी ओर मोदी विरोध के नाम पर बन रहा महागठबंधन। क्या ये चुनाव स्थिरता बनाम अराजकता का है? वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ब्लॉग के जरिए यही सवाल उठाया है और मोदी सरकार में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अगर मोदी सरकार दोबारा नहीं आई तो देश में अराजकता का माहौल होगा। ये महागठबंधन एक अनोखा बंधन है। ये बंधन तो नामदारों का बंधन है। ये बंधन तो भाई भतीजावाद का बंधन है। ये बंधन तो भ्रष्टाचार का बंधन है। ममता बनर्जी की जिस रैली में शनिवार को अखिलेश यादव गए थे, उस रैली पर समाजवादी पार्टी के नंबर 2 आजम खान ने ही सवाल उठा दिए। पूछा कि इस महारैली में मुस्लिम नेता कितने थे? 22 पार्टियों के जमावड़े में सिर्फ 2 बड़े मुस्लिम नेता थे, तो क्या महागठबंधन को भी सिर्फ हिंदू वोट चाहिए? जो देश की दूसरी बड़ी आबादी है, जिन्हें आप धार्मिक अल्पसंख्यक कहते हैं, उनकी नुमाइंदगी या उनका रिप्रेजेंटेशन मात्र इतना हुआ कि एक साहब कश्मीर से थे और एक साहब आसाम से थे। आजम खान भी वही पॉलिटिक्स कर रहे हैं जो ब्रिगेड मैदान से हुआ। सिर्फ मुसलमानों को डरा डरा कर ये लोग सियासत करते हैं। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल में अगले कुछ दिनों में 3 बड़ी रैली करेंगे। 28 जनवरी को पीएम जलपाईगुड़ी में रैली करेंगे। तो आपको बता दें 31 जनवरी को ठाकुर नगर में रैली करेंगे। साथ ही आसनसोल की बात करें तो वो 8 फरवरी को रैली करेंगे। 2019 के चुनावों से पहले आप समझ लीजिए वेस्ट बंगाल में घुसकर ममता दीदी को खुली चुनौती के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और भूले नहीं, बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह कल मालदा में रैली कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं 2019 के चुनावों से जुड़ी हुई। पश्चिम बंगाल में 3 बड़ी रैली करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कब कब कहां करेंगे वो भी आपको लगातार बता रहे हैं। 28 जनवरी को पीएम जलपाईगुड़ी में हैं, 31 जनवरी को ठाकुर नगर में हैं और फिर 8 फरवरी को आसनसोल में है। और वेस्ट बंगाल में बीजेपी लगातार सियासी जमीन तलाश रही है। टीएमसी के खिलाफ एक तरीके से आप देखें बीते महीनों में या बीते 1.5 साल में अगर आप बात करेंगे तो बीजेपी एक मजबूत विपक्ष के तौर पर उभरती दिखाई देती है। और ममता दीदी की तरफ से भी लगातार बीजेपी को शायद अपने वजूद को खतरा दिखाई दे रहा है बीजेपी से, और इसीलिए वो भी लगातार पलटवार कर रही हैं। आपको याद होगा इससे पहले बीजेपी प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर लैंडिंग को परमिशन नहीं दी थी उन्होंने। आखिरकार कल वो रैली होगी और हेलीकॉप्टर लैंडिंग की परमिशन भी दी जा चुकी है। अगली खबर कर्नाटक से है। सिद्धगंगा मठ के मठाधीश शिव कुमार स्वामी नहीं रहे। शिव कुमार स्वामी आपको बता दें 111 वर्ष के थे। पूरा कर्नाटक खासकर लिंगायत समुदाय शोक में डूबा है। आज लिंगायत समुदाय के महान संत शिव कुमार स्वामी का निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार 22 जनवरी को शाम 4:30 बजे होगा। इस बीच राज्य सरकार ने उनके निधन पर 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया। शिव कुमार स्वामी का आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मिला था। कर्नाटक के सीएम HD कुमारस्वामी के अलावा कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष BS येदियुरप्पा, MB पाटिल, KK जॉर्ज और सदानंद गौड़ा भी इस दौरान मठ में मौजूद रहे। शिव कुमार स्वामी को वॉकिंग गॉड यानी जीवित भगवान कहा जाता था।
वो लिंगायत समुदाय के 300 साल पुराने मठ सिद्धगंगा मठ के प्रमुख संत थे। अनुयायियों के बीच 12वीं शताब्दी के समाज सुधारक बसावा के अवतार के रूप में लोकप्रिय थे। कर्नाटक के 30 जिलों में लिंगायत समुदाय के मठ का प्रभुत्व है। इन 30 जिलों में उनके आशीर्वाद के बिना किसी दल का जीतना नामुमकिन होता था। खबर मध्य प्रदेश से, जहां एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के बाद कांग्रेस सरकार के मंत्री ने एक विवादित बयान दिया है। कहा, बीजेपी और आरएसएस के लोग दरअसल बॉम्ब और ग्रेनेड बनाने की ट्रेनिंग देते हैं। कांग्रेस के इस बयान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के तेवर उग्र हैं। पूरी कहानी सुनिए। मध्य प्रदेश के बड़वानी में बीजेपी कार्यकर्ता मनोज ठाकरे की हत्या के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भोपाल में प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि राज्य में हालात बिगड़ रहे हैं। हत्याओं का क्रम शुरू हुआ है, लूट का सिलसिला चल निकला है। इंदौर, मंदसौर, बड़वानी, फिर गुना जिले में रेत खनन को लेकर हत्या। उसके बाद बड़वानी जिले में ही भारतीय जनता पार्टी के एक और पदाधिकारी को लूट लिया। अब ये दर्शाता है कि कानून और व्यवस्था लगातार ध्वस्त होती जा रही है। ये गंभीर चिंता का विषय है। और इससे भी गंभीर चिंता का विषय यह है कि सरकार में बैठे मंत्री जिम्मेदारी का परिचय नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि राज्य के हालात बिगाड़ने के लिए बीजेपी और आरएसएस ही जिम्मेदार है, जिसके लोग बम और ग्रेनेड बनाने की ट्रेनिंग देते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, वो हथियार बनाने की, एटम बम बनाने की, बम बनाने की, हथगोला बनाने की और विस्फोट बनाने की ट्रेनिंग देता रहा है। तो अभी तक सरकार में 15 साल से थे, ये मामले दबे नहीं। और इसमें उनकी आपकी प्रज्ञा ठाकुर वो अभी तक मुलजिम है। मंत्री गोविंद सिंह ने मनोज ठाकरे के हत्यारों पर कार्रवाई करने के बजाय बीजेपी और आरएसएस पर ही आरोप लगा दिया। ऐसा कहने के पीछे की वजह दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी है। मुद्दा कोई भी हो, राहुल गांधी आरएसएस पर आरोप लगाने से नहीं चूकते, लिहाजा उनकी पार्टी के नेता भी उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। गोविंद सिंह का बयान बीजेपी को नागवार गुजरा। शिवराज सिंह चौहान ने गोविंद सिंह के बयान पर आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा कि मंत्रियों के इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयानों से हालात और बिगड़ सकते हैं। शिवराज सिंह ने कहा कि अगर जल्द हत्यारों को नहीं पकड़ा गया तो बीजेपी प्रचंड आंदोलन करेगी। बीजेपी और आरएसएस के लिए कांग्रेस नेताओं के इस तरह के बयान कोई नई बात नहीं। और तो और 26/11 हमलों के पीछे दिग्विजय सिंह ने तो ये कह दिया था कि हमला आरएसएस ने कराया है। खैर, शिवराज सिंह के आक्रामक तेवर के पीछे दरअसल कहानी यह है कि शिवराज सिंह चौहान पूरी तरह लोकसभा चुनाव 2019 की तैयारी में जुट चुके हैं। वो कांग्रेस की हर गलती का सियासी फायदा उठाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 15वां प्रवासी भारतीय दिवस आज से शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इसका उद्घाटन किया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक कुल करीब 5,800 लोगों ने 3 दिन के प्रवासी भारतीय दिवस के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका थीम पर आज का दिन युवा प्रवासी भारतीयों के नाम पर रहा है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाराणसी जाएंगे और प्रवासी भारतीय दिवस में शामिल होंगे। सभी के मन में सवाल हालांकि यह है कि आखिर प्रवासी भारतीय दिवस के लिए वाराणसी का चुनाव क्यों किया गया। वाराणसी को चुने जाने के पीछे की पूरी कहानी यह है कि वाराणसी से प्रयागराज नजदीक है और प्रयागराज में हो रहे कुंभ मेले में भारतवंशियों का पहुंचना अब आसान होगा। तो 2019 चुनाव के लिए बीजेपी की साइबर आर्मी तैयार है। काफी संख्या में लोग अपनी नौकरी छोड़कर सोशल मीडिया पर बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। तो वहीं बता दें, 1 फरवरी को आने वाले बजट से भी लोगों को बहुत आस है। 2019 लोकसभा चुनाव में बस अब कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में बीजेपी की साइबर आर्मी तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2014 चुनाव की तरह ही इस बार भी भारी संख्या में प्रोफेशनल्स बतौर वॉलंटियर्स बीजेपी की सोशल मीडिया सेल का हिस्सा बन रहे हैं। वॉलंटियर्स में ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है जो बीजेपी के सदस्य नहीं हैं। आइए आपको बताते हैं कि इस बार भी
लोकसभा चुनाव में बीजेपी सोशल मीडिया को कैंपेन के लिए क्यों इस्तेमाल कर रही है? 2014 चुनाव में 77 करोड़ मोबाइल कनेक्शन प्रयोग किए गए, जबकि 2019 लोकसभा चुनाव में 102 करोड़ मोबाइल कनेक्शन प्रयोग होंगे। अनुमान है कि सोशल मीडिया इस बार 400 लोकसभा सीटों पर प्रभाव डाल सकता है। हैरानी की बात यह है कि सोशल मीडिया पर बीजेपी के लिए काम कर रहे लोग या तो अपने अपने काम से छुट्टी ले रहे हैं या फिर नौकरी के बाद सोशल मीडिया पर मोर्चा संभाल रहे हैं। और भूले नहीं, 2014 में भी बीजेपी सोशल मीडिया के मामले में दूसरी सभी पार्टी से बहुत आगे थी। 19 की 19 कहानियों में फिलहाल इतना ही। जी न्यूज़ पर खबरें जारी हैं।